साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों आज एक महत्वपूर्ण जजमेंट को मैं डिस्कस करूंगा। एक ऐसा जजमेंट जो कि प्रोनाउंस किया है रिसेंटली ऑनरेबल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने। जजमेंट का टाइटल है मोहम्मद बनाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है 13/12/2024 को। कंसर्न आरोपी को प्रोसिक्यूट किया गया था इस केस में, करप्शन केस के अंदर, और अल्टीमेटली उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक्विटल कर दिया। पर अगर ये फैसला पूरा पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें कुछ ऐसे बिंदु दिए हैं, कुछ ऐसे गाइडलाइंस दिए हैं, यदि हमने उसको फॉलो कर लिया तो निश्चित तौर पर हम विजयश्री इन मामलों में होंगे ही होंगे। साथियों कोर्ट के फैसले सिर्फ फैसले नहीं होते, वो कुछ ऐसी गाइडलाइंस दे जाते हैं डिफेंस के हाथ में। अगर समझ लिया डिफेंस ने इस बात को और अप्लाई कर दिया तो निश्चित तौर पर केस को हिट करना जो है ईजी रहता है। साथियों जब ये मामला हाई कोर्ट में गया था ना, तो कंसर्न डिफेंस की थी 6 स्ट्रेटेजी कि पहले हमको अटैक करना है कि जो एविडेंस जो है वो प्रॉपर नहीं है, और एविडेंस अगर प्रॉपर नहीं है और इस फैक्ट को अप्रिशिएट नहीं किया गया तो ये ग्राउंड बनता है कि इम्प्यून ऑर्डर को और इम्प्यून एफआईआर को जो है सेट असाइड किया जाए। उनका ये भी कहना है कि जो कंसेंट प्रोसिक्यूशन है उन्होंने डिमांड को प्रूव नहीं करा। अब साथियों ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर हम जोर नहीं देते हैं, और यही सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया डिफेंस ने। कैसे किया ये आपको मैं समझाऊंगा, बट पैटर्न चेंज था इस बार। तीसरा है जो कंसर्न गवाह है उनके बयान में जो है मटेरियल विरोधाभास है, जिसको हम कहते हैं मटेरियल कॉन्ट्राडिक्शन। और एक बात ध्यान रखिएगा कि एविडेंस एक्ट में हमारे पास 3 इंस्ट्रूमेंट हैं, ओमिजन, दूसरा है कॉन्ट्राडिक्शन, और तीसरा है सप्रेशंस विथ डेलिब्रेटनेस। तो ऐसे सिनेरियो में हम केस को जो है अनस्टेबल कर सकते हैं, बट उसको करने के लिए एक लंबा अनुभव चाहिए। इस बात को भी दिमाग में सेटल रखिएगा। बट चीज़ कॉम्प्लिकेट नहीं है, कठिन नहीं है, आप भी कर सकते हैं। मैं समझाऊंगा, सिखाऊंगा आपको। चौथी बात है इसमें नॉन कॉरोबोरेशन बाय इंडिपेंडेंट विटनेस। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट। पांचवा है रिकवरी नॉट फ्रॉम पर्सन ऑफ अक्यूज्ड बट इट इज़ फ्रॉम ड्रॉअर ऑफ द टेबल, कि टेबल की जो ड्रॉअर है उससे रिकवरी है, पर्सन से रिकवरी नहीं है। और इसके अलावा सैंक्शन जो है डिफेक्टिव है, साइक्लोस्टाइल है, और सैंक्शन जो है वो ड्यूली प्रूव नहीं है। ये भी जो है ग्राउंड यहाँ पर लिया गया। साथियों बेसिकली एक केस का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले उसको हम समझते हैं, और कैसे डिफेंस ने उसको ब्रेक किया उसको हम समझते हैं। चीज़ें बहुत आसान है, तसल्ली से मेरी बात को समझिएगा और उसको जो है अनुसरण में लीजिएगा। क्लियर है साथियों। जब भी मामला होता है एंटी करप्शन का, तो कंसर्न जो परिवादी है वो जाता है एंटी करप्शन ब्यूरो के पास में, जैसा इस केस में हुआ। इसने रिपोर्ट लिख में क्या लिख के दिया कि मैं फला फला ऑफिस गया था, मेरा कोई काम था। यहाँ काम क्या पेंडिंग था कि मेरे जो अंकल हैं उन्होंने मेरे नाम पर जो है लैंड जो है मुझे दी है, और अल्टीमेटली मेरे नाम पर जो है वसीयतनामा लिखा है, और उनकी डेथ भी हो चुकी है, और उस वसीयतनामे से मुझे वो लैंड जो है मिली है। तो कंसर्न म्यूटेशन रजिस्टर में मेरा नाम जो है दर्ज किया जाए बतौर ऑनर। क्लियर है। हालांकि इस पर कई जजमेंट हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कि जो म्यूटेशन रजिस्टर है, क्लियर है, वो किसी भी रूप में आपके राइट्स को क्रिएट नहीं करता है ऑनरशिप को लेके। क्लियर है बात ये। बट इसके बावजूद भी हम लोग मिसकंसेप्ट करते हैं इस पॉइंट को लेके। तो हमेशा जो है ध्यान रखिएगा कि द कंसेंट म्यूटेशन रजिस्टर्ड नेवर क्रिएट राइट ऑफ ऑनरशिप इन योर फेवर। अगर उसमें कोई एंट्री है तो इट इज़ मियरली रिफ्लेक्टिंग दैट द कंसेंट लैंड बिलोंग्स टू यू और टू द कंसर्न पर्सन। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है वो। तो यहाँ पर एक मोटिव जो है सेट कर दिया कि मेरा जो कंसर्न लैंड है उसकी म्यूटेशन एंट्री के लिए मैं कंसर्न तहसील ऑफिस में गया। स्टेप नंबर 2 में क्या था कि जब मैं कंसर्न आरोपी से मिला तो उसने कहा कि काम हो जाएगा आपका, पर मुझे इस बात के 10,000 रुपये चाहिए। स्टेप नंबर 3 में क्या था कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं पैसे देना नहीं चाहता हूँ, मैं उसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैंने कोई भी ट्रांजैक्शन जो है कंसर्न आरोपी से प्रीवियसली नहीं किया था। मींस मेरे रुपयों के लेन देन का कोई भी जो है मैटर नहीं है, और मुझे जो है न्याय दिलवाया जाए। क्लियर है। अब ऐसी रिपोर्ट जब आती है फाइल पर तो तुरंत जो है एसीबी कार्रवाई करने लग जाती है, जैसा इस केस में दिखा। और इसने क्या करा कि एक पॉइंट को स्टैंड बाय करने के लिए एक फैक्ट को जो है मेंशन कर दिया कि मुझे लगातार जो है परस्यू कर रहा है कंसर्न अक्यूज टू शो द मोटिव एंड कंटेंट ऑफ द अक्यूज। ये पॉइंट को जो है ऐड कर दिया, और मुझे वो कंपेल कर रहा है कि पैसे देने पड़ेंगे, तो मैं काम करो, आज दिनांक कोई मुझे 5,000 रुपये दे दो ताकि मैं काम जो है शुरू कर सकूं।
तो ये फैक्ट कई बार एसीबी ऐड करवा लेती है या खुद से भी जो है तकरारदार या आवेदक जो है ऐड कर देता है, तो इस पर जो है विशेष जोर दीजिएगा। रिपोर्ट पढ़ते ही आपको केस का मोटिव क्लियर हो जाना चाहिए। अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो आप केस लड़ने की स्थिति में नहीं हो, इस बात को दिमाग में सेट कर लेना। तो यहाँ पर मोटिव क्या आया कि कंसर्न म्यूटेशन रजिस्टर में कंसर्न व्यक्ति के नाम जो कंसर्न लैंड है उसको इंदराज एंटर करने के लिए, उसका रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए कंसर्न आरोपी ने 10,000 रुपये की रिश्वत की मांग करी। क्लियर हो गया। और दूसरा मोटिव क्या है कि लगातार इस मैटर को वो परस्यू कर रहा है और कंपेल कर रहा है कि 5,000 रुपये की रिश्वत जो है आज आप देकर जाओ। तो यहाँ पर एक फैक्ट दिखाई देता है हमको जो काफ़ी क्लिंचिंग है। 10,000 रुपये की डिमांड इनिशियल है जो कन्वर्ट होगी 5,000 में, जिसको हम कहते हैं स्केलिंग करना ब्राइब को। ये स्केलिंग कब हुई, कैसे कैसे हुई और क्या वास्तव में स्केलिंग हुई या नहीं हुई, कहीं ये तो नहीं कि इट इज़ अ कॉन्कॉक्टेड फैक्ट ऑन द रिकॉर्ड, इस सब पर जो है हमें काम करना होता है। क्लियर है। अब उसके बाद क्या हुआ कि इस मामले में एफआईआर कटी, ट्रैप ऑर्गेनाइज हुआ। अल्टीमेटली परिवादी और जो कंसर्न गवाहन थे, इस केस में 2 गवाह इंपॉर्टेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट विटनेस और दूसरा होता है शैडो विटनेस। ये अंदर गए। इनका टारगेट क्या था कि जब परिवादी जो है रुपयों को देगा तो उस स्नैरियो में जो भी कॉन्वर्जेशन है, कम्युनिकेशंस हैं, उनको कंसर्न विटनेस जो है सुनेंगे, देखेंगे, अल्टीमेटली केस को जो है कॉर्रोबोरेट करेंगे। पर ऐसा इस केस में हुआ ही नहीं। इसके साथ साथ जब पैसे एक्सेप्ट कर लेगा कंसर्न आरोपी, तो जो कंसर्न परिवादी है या तकरारदार है या आवेदक है या कंसर्न टीम मेंबर है, वो सिग्नल देंगे कंसर्न टीम को जो बाहर खड़ी हुई है। टीम अंदर आएगी और कंसर्न आरोपी को एप्रीहेंड मीन्स उसको अरेस्ट कर लेगी, जिसको हम अटक बोलते हैं मराठी में। और अल्टीमेटली जब उसको रंगा तो पकड़ लेंगे तो उसके हम हाथ धुलवाएंगे, जैसा इस केस में हुआ। जैसे ही हाथ धुलवाए गए तो कंसर्न धोवन का रंग जो है हल्का गुलाबी यहाँ पर दिखाई दिया। यहाँ पैसे भी जो है रिकवर हो गए, डॉक्यूमेंट थे म्यूटेशन के, कंसर्न तकरारदार के, वो भी जो है रिकवर हो गए। अल्टीमेटली उसको जो है चार्जशीट यहाँ पर कर दिया गया। क्लियर है। अब यहाँ पर सैंक्शन को भी जो है ऑब्टेन किया गया इन द मीन वाइल फाइलिंग द चार्जशीट। अक्यूज पे जो है आरोप लगाए गए, अक्यूज ने प्लीड किया नॉन गिल्टी। अब जो मैंने आपसे कहा था कि पहला जो डिफेंस का अटैक है, प्राइम अटैक, वो है डिमांड पे। एक बात दिमाग में सेटल कर लो, कुछ फार्मूलाज हैं जिसको दिमाग में आपको रख लो, वो आपको काफ़ी ईजी रहेगा। डिमांड इज साइन कुवा नॉन। साइन कुवा नॉन एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आवश्यक है। क्लियर है। नोट कर लिया आपने कि भ्रष्टाचार के मामलों में डिमांड आवश्यक है। इंग्लिश में कह देंगे डिमांड इज साइन कुवा नॉन इन मैटर ऑफ करप्शन। और मराठी में आ जाएगा भ्रष्टाचारच्या मामलात मागणी आवश्यक आहे, जेव्हा मागणी प्रूफ नाही तर कन्सर्न आरोपीचा प्रोसिक्यूशन इनलीगल किंवा बॅड आहे। नोट कर लिया जी आपने। तो मराठी में भी लिखा दिया मैंने आपको, इंग्लिश में लिखा दिया और मैंने आपको हिंदी में नोट करा दिया। क्लियर है। अब यहाँ पर जजमेंट है नीरज दत्ता बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी, महत्वपूर्ण जजमेंट है। ए जजमेंट है बी जयराज बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ए जजमेंट है CM गिरीश बाबू बनाम CBI, जिसमें स्पष्ट है कि मेयर रिकवरी ऑफ मनी कैन नॉट कनेक्ट द अक्यूज विद द क्राइम। मीन्स डिमांड एक्सेप्टेंस आर रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड and they are required to be proved on the test of voluntarily demand and voluntarily acceptance. अगर डिमांड और एक्सेप्टेंस वॉलंटरी नहीं है, mere recovery of money cannot connect the accused with the crime. क्लियर हो गया आपको। लिख लिया जी आपने। ठीक है। अब कंसर्न जो चार्जशीट है उसको लेकर क्या अटैक था कंसर्न डिफेंस का। उनका कहना है कि एक तरफ तो केस है प्रोसिक्यूशन का ऑन रिकॉर्ड जो कोर्ट फाइल पे, और एक तरफ केस है प्रोसिक्यूशन का ऑन चार्जशीट। इसको हम कंपैरिजन पे लेके चलेंगे ताकि हमको काफ़ी जो है इजी रहेगा केस समझना कि किस तरह से मैनिपुलेशंस हुआ है। परिवादी कंसर्न इंडिपेंडेंट विटनेस को साथ लेकर अंदर एंटर होता है ऑफिस में कंसर्न आरोपी के। क्लियर है। सीक्वेंस नंबर 1 जो है मैच खा रहा है दोनों ही स्थितियों में। फिर क्या हुआ कि इनको ये समझाया गया कि जैसे ही अपीलेंट जो है आपसे डिमांड करेगा पैसे, आप जो है उस बात को रिकॉर्ड करने का प्रयास करना, और जो अन्य गवाह रिकॉर्ड पर हैं मीन्स इंडिपेंडेंट विटनेस और शैडो विटनेस, इस बात को देखेंगे ताकि हम कॉर्रोबोरेट कर सकें। जैसे ही पैसा लेगा वैसे ही जो है ये ट्रैप जो है पूरा हो जाएगा, इसको हम आगे पकड़ लेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर जो भी एलएच अमाउंट था ब्राइब का वो था 5,000 रुपये। तो जो बात 10,000 वाली थी वो बात झूठी खुद ही दिखाई दे रही है चार्जशीट पे। क्लियर है। तो स्केलिंग कब हुआ, कैसे कैसे हुआ, इसका कोई भी कारण स्पष्ट नहीं था। परिवादी जो है सिग्नल देगा कंसर्न विटनेस को, और कंसर्न विटनेस जो है सिग्नल देगा कंसर्न शैडो विटनेस को, और ये शैडो विटनेस जो है सिग्नल देगा टीम को। फिर टीम आके पकड़ लेगी और अल्टीमेटली कार्रवाई जो है वो पूर्ण हो जाएगी। अब यहाँ पर जो बयान फाइल पर आए
उसके अनुसार सिग्नल देना जो है आवश्यक था, बट परिवादी कहता है कि मैंने सिग्नल जो है डायरेक्टली जो है टीम को दे दिया, मीन्स आईओ को दे दिया, जबकि आईओ इस बारे में कोई भी स्पष्ट कथन नहीं करता है। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट विटनेस है मिस्टर अरविंद, वो कहता है कि मैं तो भाई रूम के बाहर खड़ा हुआ था, अंदर क्या हुआ था कैसे हुआ था ना मैंने देखा ना मैंने सुना, और इसके अलावा मुझे कोई भी सिग्नल जो है कंसर्न तकरारदार ने या परिवादी ने नहीं किया था। इसके अलावा सिग्नल किसने कब किसको किया इस बारे में बयान जो थे फाइल पे वो विरोधाभासी थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कोर्ट ने नोट डाउन किया। इसके अलावा जो शकील था शैडो विटनेस, सिग्नल उसके द्वारा कैसे किया गया, सिग्नल उसे कैसे मिला, इस बारे में कोई भी स्पेसिफिकेशन फाइल पे नहीं था। इसके अलावा क्या क्या कॉन्वर्जेशन कंसर्न आरोपी और कंसर्न परिवादी के बीच में हुआ, इस बारे में कोई भी स्पष्टीकरण रिकॉर्ड पर नहीं था और ना ही ये विटनेस जो है कॉरोबरेट कर पाया। तो कोर्ट ने कहा कि सिग्नल का ट्रांसमिशन डाउटफुल है। इसके अलावा जो कुछ भी घटा आरोपी और परिवादी के बीच में ना किसी विटनेस ने देखा ना सुना, तो कॉरोबरेशन भी यहाँ पर नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कंसर्न पीर मोहम्मद है, जो मौके पर जो है अंदर मौजूद था, जिसने ट्रांजेक्शन को देखा, वो खुद भी कहता है कि ना मैंने देखा ना सुना और कोई पैसे जो हैं कंसर्न आरोपी ने ना मांगे ना प्राप्त किए। साथियों, कोर्ट ने कहा कि जो वर्क की पेंडेंसी है वो भी डाउटफुल है। केस क्या है कि म्यूटेशन एंट्री के लिए पैसे मांगे, बट पॉइंट ये है कि जो अंकल हैं जिनसे लैंड मिली है आवेदक को या तकरारदार को, उनकी सिस्टर ने जो है डिस्प्यूट क्रिएट कर रखा था और ये डिस्प्यूट जो है पेंडिंग था बिफोर तहसीलदार। जब तक एडजुडिकेशन नहीं हो जाता तब तक एंट्री पॉसिबल नहीं थी। तो यहाँ पर भी डिफेंस को जो है सपोर्ट मिला। और एक बात ध्यान रखिएगा कि वी आर नॉट सपोज टू प्रूव आवर डिफेंस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। हमें अपना डिफेंस प्रूव करना है बाय प्रिपोर्डेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी। नोट कर लिया आपने कि कंसेंट आरोपी को उसका बचाव संदेह से पहले साबित नहीं करना है, उसको अपना बचाव साबित करना है ऑन टेस्ट ऑफ प्रिपोर्डेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी। नोट कर लीजिए हिंदी वालों ने भी, मैं लिखाया था मराठी वालों को भी। कंसर्न आरोपी कंसर्न डिफेन्सच्या प्रूफ करण्यास ऑन द टचस्टोन ऑफ बियॉन्ड रिजनेबल डाउट बांधील नहीं आहे। द टेस्ट इज प्रिपोर्डेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ओके ना, नोट डाउन कर लिया अपने को। तो कुल मिला के मैं ये बात कहना चाहता हूँ आपसे कि आप सबके माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि हमें हर एक बिंदु पे जो है लड़ाई लड़नी, जो गलत है। आपको वो एविडेंस ढूंढनी है जो कनेक्टिंग एविडेंस है, वो एविडेंस ढूंढनी है जो चेन एविडेंस है, उसको हमको जो है ब्रेक करना है। और कितना हमारे खिलाफ इंक्रिमिनेशन है उसको हमको ब्रेक करना है। इसलिए बार बार मैं जोड़ रहा हूँ कि डिमांड अगर हम स्टैंड नहीं कर पाएंगे तो ऐसे सिनेरियो में हमको फ़ायदा वहाँ मिलेगा। इसके अलावा आता है इंडिपेंडेंट कॉरपोरेशन, इसका फ़ायदा हमको मिलेगा। तीसरा है विरोधाभास, कि जो भी साक्ष्य फाइल पर हैं उन पर विरोधाभास है स्टेटमेंट में, इसका फ़ायदा मिलेगा। चौथी बात होती है कि रिकवरी कहाँ से हो रही है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर रिकवरी आपसे नहीं है, रिकवरी जो है फ्रॉम ड्रॉअर ऑफ टेबल है, तो इसमें एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वर्ष 2000 का, मीन्स इट इज़ ऑफ ईयर 2000। क्लियर हो गया। उसमें क्या स्पेसिफिक क्या रखा है कि जब कंसर्न रिकवरी जो है पर्सन से नहीं है, किसी अन्य प्रॉपर्टी या आर्टिकल से है। क्लियर हो गया आपको। तो ऐसे सिनेरियो में ऐसे रिकवरीज को डाउटफुल माना जाएगा और ये सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकती है एक्सेप्टेंस का। क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पर कोर्ट ने इन समस्त बिंदुओं को मानते हुए अक्यूज को जो है बेनिफिट दिया और अल्टीमेटली आरोपी जो है वो एक्विटेड हो गया। तो चीज़ बहुत छोटी है बट सीक्वेंस बना के चलना पड़ेगा अपने को। तो जब भी आप केस को पढ़ रहे हैं सबसे पहले रिपोर्ट को पढ़ें, उसके बाद परसुएशन में मोटिव क्या रहा उसको देखें, फिर एफआईआर को देखें, उसके बाद क्या क्या स्टेप लिए गए सब्सिक्वेंट टू एफआईआर उसको देखें, उसके बाद कोर्ट में अगर चार्ज लग गया है वो चार्ज क्या कहता है उसको देखें, और उसके बाद जो भी एविडेंस फाइल पर आनी है उसकी लाइट में जो स्टेटमेंट है 161 सीआरपीसी के रिकॉर्ड पे, या जो पुलिस ने बयान लिए जो रिकॉर्ड पर है उसको देखें, और उसकी लाइट में हमें जिरे रेडी करनी है ताकि हम मटेरियल कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर सकें हर एक पॉइंट पे, चाहे वो डिमांड के पॉइंट पे हो, एक्सेप्टेंस के पॉइंट पे हो, कॉरपोरेशन के पॉइंट पे हो, या इवन सैंक्शन के पॉइंट पे हो। वी हैव टू शो दैट द एंटायर केस इज कॉन्कॉक्टेड एंड इट हैज़ नॉट बीन कम्प्लीटली कंसिडर्ड बाय द कंसर्न एंटी करप्शन ब्यूरो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हमको ध्यान देना होगा। अगर हमने कॉरपोरेशन काट दिया, डिमांड काट दिया, विरोधाभास क्रिएट कर दिया, या ओबिजेंस के फॉर्मूलाज जो है हमने अप्लाई कर दिए, तो डेफिनेटली वी विल गेट द बेनिफिट। क्लियर है बात ये। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, केवल मजबूती से काम करना होगा और अपने नोट्स जो है बना के चलो। जैसे मैं भी नोट्स तैयार करता हूँ ऐसे आप भी नोट्स लिखा करो, कौन सी बड़ी बात है। क्लियर है। तो बस फिर यही कहना चाहूँगा, बस मेहनत करो थोड़ी सी, कोई दिक्कत नहीं है, वर्कआउट प्रॉपर करना पड़ेगा। और एक बात जाते रहते मराठी मानुष के लिए कि जर तुम्हें मराठी मानुष है इसका थांबला नहीं,
पुढे चला. जर तुम्हें थांबलाच आहे तर तुम्हें जिंकण नहीं शकत. तो जीतना है तो हमको आगे बढ़ना होगा. जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन, जय हिंद, जय भारत.